नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज का ये वीडियो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम यूपी जीके के 100 एमसीक्यू कवर करेंगे और ये सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे, यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस बार बार यूपी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी के अंदर। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी। तो ये कहाँ है? ये झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़, अंबिका नगर और श्रीनगर में भी स्थित है, लेकिन जो मेन वाला आपको याद रखना है वो झांसी वाला है। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है? यानी कौन सा लोक नृत्य ब्रजमंडल का है? तो इसमें चरकुला जो है ना, ये ब्रजमंडल का, और ये ही हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य में चरकुला है, घड़ा नृत्य है, मयूर नृत्य है, झूला नृत्य है, रास नृत्य है। ये सारे के सारे ब्रज के काफी फेमस लोक नृत्य हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। फिर से देखिए, चरकुला, घड़ा, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, ये सारे क्या हैं? ये ब्रजमंडल के हैं। चरकुला की अगर हम बात कर लें स्पेशली, तो ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 द्वीपों का एक पिंजड़ा, जिसको चरकुला बोलते हैं, इसे ही सिर पर रखकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे चरकुला बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो 108 द्वीपों को महिलाओं के द्वारा सिर पर रख करके जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है? ब्रजमंडल के नृत्य का। तो ये चरकुला नृत्य है। तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है, बट यू कैन इजिली आंसर दैट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, अब देखना हमको, मेले हैं और आयोजन स्थल है। ठीक है, बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, एकदम सही है। बटेश्वर का आगरा में लगता है। पूछ रहा गलत कौन सा है? देवा मेला बाराबंकी में लगता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, देवा मेला बाराबंकी में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। हरिदास मेला अंबेडकर नगर में नहीं, हरिदास मेला अंबेडकर नगर में नहीं लगता भाई साहब, यही वाला यहाँ पर गलत हो गया। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। हाँ, मेरठ में लगता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये यहाँ पर गलत है। मतलब क्वेश्चन का ये वाला हमें चूज करना होगा कि गलत पूछ रहा है। तो हरिदास मेला लगता है, यानी हरिदास जयंती, तो ये होता है वाराणसी में। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? वृंदावन वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सेपरेट सेपरेट भी पूछे गए हैं। तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा मेला बाराबंकी में लगता है, हरिदास जयंती का आयोजन वाराणसी में होता है, नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी 1898 में। कब की गई थी? 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ध्यान रहे, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। दोनों प्रश्न अलग हैं और आपको दोनों ऐसे ही याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। इसकी स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कवयित्री है महादेवी वर्मा, इनका जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कुछ महापुरुष हैं, उनका जो जन्म है जिनका यूपी में हुआ, उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, है ना, और आप महादेवी वर्मा को देखेंगे, और अकबर काल के कुछ मुगल शासन के काल के जो नौरत्न हैं उनको देखेंगे, बीरबल हैं जैसे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महादेवी वर्मा की फिलहाल हम बात करते हैं, और मैं एक प्लान बना रहा हूँ कि एक समरी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है,
ये तो भाई एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। उस समरी वीडियो में मैं पूरा यूपी जीके एक ही वीडियो में कवर कर लूंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आप राजी, आप चाहते हैं कि नहीं सर ऐसा वीडियो हमें प्रोवाइड करवाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। उसमें टोटल में यानी जितना यूपी का भूगोल हो गया, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, कहां कहां से क्या क्या प्रमाण मिले हैं यूपी में, या आलमगीरपुर है, हिंडन नदी है ना, ये सब कुछ मैं पूरा कवर कर लूंगा। उसके बाद आपके लोक नृत्य हैं और परिवहन से रिलेटेड कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, ये सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं कवयित्री महादेवी वर्मा की। तो इनका जन्म 26 मार्च सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं? अच्छा, पूर्व का ग्रास की मैं बात करने लग गया गलती से। पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाता है, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। अच्छा, एक ये चीज याद रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर सन 1887 में हुई थी। इसका सन बहुत पूछा जाता है, और ये कभी कभी ऐसा होता है आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे विश्वविद्यालय के और पूछेगा कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 को हुई थी। ये प्रश्न याद रखिएगा, इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, पूर्व का शिराज किसको बोलते हैं? याद आ गया पूर्व के ऑक्सफोर्ड सुन करके। पूर्व का शिराज किसको कहते हैं, या फिर इसको शिराजे हिंद भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? शिराज ए हिंद भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ये याद रखिएगा, ये बोला जाता है जौनपुर को। किसको बोला जाता है? जौनपुर को पूर्व का शिराज या शिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? तो लोकायुक्त किसको अपना त्याग पत्र देंगे? अगर वो देना चाहें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ही वो अपना त्याग पत्र देंगे। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और ये अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये काफी पूछा जाता है कि यूपी के प्रथम लोकपाल कौन थे? मतलब लोकपाल बोल रहा हूं, सॉरी, लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे विश्वंभर दयाल। कौन थे मतलब? विश्वंभर दयाल। ये प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक प्रश्न और ये पूछा जाता है कि जो यूपी के लोकायुक्त हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फिलहाल देखा जाए तो 8 वर्ष का होता है, लेकिन सरकार जो है ना, ये इस कार्यकाल को 5 वर्ष का करने की प्लानिंग बना रही है। लेकिन फिलहाल अगर पूछा जाए तो आप 8 ही जवाब देंगे, जैसा कि आपको किताबों में देखने के लिए मिल रहा है, और वर्तमान में ये है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मतलब कब बदला गया था नाम? तो ये तो आपको पता है ना, 24 जनवरी सन 1950, यानी इसके बाद राज्यपाल कौन बने थे? तो इनका नाम था सर होरम सजी फिरोज शाह मोदी। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश करने के बाद प्रांत के प्रथम जो राज्यपाल हैं, मतलब थे, श्री होरम सजी। ठीक है, क्या होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे, जो कि 1949 से लेकर के 52 तक के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, और इसी बीच संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अवस्थित है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुई थी। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग आदि दी जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगरिया, बेगा, भुइया, अनुसूचित जनजातियां, ये सब अनुसूचित जनजातियों के नाम हैं। अगरिया, बेगा, भुइया, भुनिया, है ना, ये सारे नाम हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? ये सारे अगर आप बताएं, ये सारी अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो ये सारी सोनभद्र में पाई जाती हैं, क्योंकि यूपी का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, और ये सारी ही जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं, जो कि यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन कौन सी? अगरिया है, बैगा है, भुइया है, पठारी है,
परहिया है और भुनिया है, भुइया और भुनिया दोनों, ये सारी की सारी जो है ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। अच्छा एक और है, मतलब अगरिया है, लेकिन सहरिया पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ये बहुत पूछा जाता है। सहरिया अगर पूछ लिया जाए तो ये याद रखना ललितपुर, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सहरिया जनजाति। तो सहरिया जो है ना वो ललितपुर में पाई जाती है, लेकिन अगरिया है, पहरिया है, ठीक है, तो ये सब पाई जाती है कहां पर? ये सोनभद्र में पाई जाती है, लेकिन सहरिया ललितपुर, ये वाली काफी पूछी गई इसलिए मैंने आपको बताया है इसलिए। प्रश्न नंबर 12 है, प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों को जोड़ता है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होता है और गाजीपुर तक जाता है। कहां से शुरू होता है? लखनऊ से शुरू होता है और गाजीपुर तक जाता है, और इसके बीच में टोटल 9 जिलों को जोड़ लेता है। कितने जिलों को जोड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? 9 जिलों को। ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवाने चाह रहा हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ता है। ये जिले कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने जिले हैं? 9। देखिए ये शुरू कहां से होता है? तो लखनऊ से शुरू होता है, चांदसराय से, ये गोसाईगंज के पास पड़ता है लखनऊ में चांदसराय, वहीं से शुरू होता है और ये गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो अगर देखिए आपको मिलेगा ना तो 341 किलोमीटर दिया होगा, तो आप वही टिक मारिएगा। एग्जैक्ट अगर देखिए तो 340.824 किलोमीटर है, और मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं सारे ही पॉइंट्स से क्वेश्चन एग्जाम्स में बन चुके हैं। याद रखिएगा, कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, सीधे सीधे ये पूछते हैं कि इन जिलों को जोड़ता है। तो लखनऊ से गाजीपुर के बीच में कितने जिले हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि एक ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा जिला आता है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं आता। तो इस तरह से अगर आपको ये 9 जिले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो आपको करना है तो आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 13 है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो भाई यूपी का जनघनत्व जो है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व होता क्या है? देखिए एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे उस एरिया का जनघनत्व बोला जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें ओवरऑल तो एक वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति निवास करते हैं, तो इसका जनघनत्व कितना हो गया? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से अगर इसका कंपैरिजन करें तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। कितना? 139 व्यक्ति। ये पूछा गया है, कोई भी चीज मैं बेवजह नहीं लिख रहा हूं, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आई है या आने की संभावना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में है? मेरठ में तो नहीं है भाई साहब, मुझे लग रहा है पहले ही गलत है। मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में है। पिकअप भवन लखनऊ में सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये भी कानपुर में सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो थोड़ा गलत दिया है। दरअसल मेरठ में नहीं, ये कानपुर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका सही वाला। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये लखनऊ में है और ये आगरा में है। पिकअप भवन लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था 1836 से। याद रखिएगा, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध ये बोला गया 1877 से, सही है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश का, सही है। फिर संयुक्त प्रांत इसको बोला जाने, यानी आगरा अवध हटा के सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा, यानी यूनाइटेड प्रोविंस, ये 1937 से बोला जाने लगा, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 26 जनवरी 1950, नहीं भैया ये 26 जनवरी नहीं है, ये 24 जनवरी सन 1950 है जब उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा, यानी फाइनली नाम उत्तर प्रदेश पड़ा अपने प्रदेश का। तो ये 26 नहीं, ये 24 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी डेट्स और ईयर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। अभी तो मैंने आपको बताया था ना, एक जो था मिलाने वाला, उसमें ये क्वेश्चन था कानपुर में, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कहां गया क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूं कहां गया भाई। हाँ ये वाला, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। तो सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपको मैच द फॉलोइंग भी करके दे सकते हैं। तो ये कहां पर है? कानपुर में है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पूछा जाता है बहुत ज्यादा। बात कर लेते हैं डिटेल्स की। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 नवंबर सन 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3A के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय कानपुर में। आपको इतना सब कुछ नहीं याद रखना, बट ये जरूर याद रखना ये है कहां पर, ये कानपुर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, वुमेन पावर जो हेल्पलाइन है 1090, ये योजना कब प्रारंभ हुई? 15/11/12। क्या 15/11/12? मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है, वैसे ये है 15 नवंबर सन 2012। ठीक है, तो देख लीजिए वुमेन पावर जो लाइन हेल्पलाइन है 1090 योजना, इसका प्रारंभ 15/11/12 को प्रारंभ हुई थी। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए ही यह योजना शुरू की गई थी और काफी सफल योजना यह रही है। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? ओहो, जनसंख्या सबसे कम किसमें थी भाई? तो ये थी महोबा में। क्या महोबा में? ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो वो है इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद। इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। ध्यान से सुनिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है लगभग 20 करोड़, 19.28 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो हैं सबसे ज्यादा इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फिर न्यूनतम जनसंख्या के मामले में देखिए तो सबसे कम है महोबा में, इससे ज्यादा है चित्रकूट में, इससे ज्यादा है हमीरपुर में। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो किसान बही योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लागू की गई थी 1992 में, यानी 1992 में। तो प्रदेश के लगभग 2.50 करोड़ यानी 2.5 करोड़ जोत धारकों को कि उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत बही पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन करके 1992 यानी 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। अगर आप किसान हैं और यूपी में रहते तो आई थिंक आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर पता होगा। किसान बही हर किसान को उपलब्ध करवाई जाती है, उसकी जोत के उसमें डेटा वगैरह दिया होता है। जोत मतलब जो खेत वगैरह होता है किस पर वो कृषि कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी भैया? देखो क्रीड़ा से रिलेटेड है ना, तो सीधा मेरठ में चले जाओ क्योंकि खेल का सामान भी मेरठ में ही बनता है और मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना भी मेरठ में ही की गई थी। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है यूपी में? मेरठ ही तो है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया था। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 2022 में तो करंट के अकॉर्डिंग पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कहाँ की किस जिले के लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड हैं? तो ये है गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम अगर पूछे तो आप बताएंगे श्रावस्ती की जनसंख्या बोल रहा हूँ, जो श्रावस्ती की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? तो वो गौतम बुद्ध नगर का है। प्रश्न नंबर 22 है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कि 1937 से 1950 तक विधानसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री सतीश महाना जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहे हैं भैया कि सबसे बहुत ज्यादा घने बसे हुए, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है गाजियाबाद की। कहाँ की है? गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, जहां का जनघनत्व है 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद वाराणसी है, फिर लखनऊ है, फिर संत रविदास नगर है, फिर कानपुर नगर है। तो ये आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर यहाँ पर हम बात करें।
डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन उस वक्त पूछा गया होगा, 2020 की ही बात है, तो एक करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो अभी तो फिलहाल देखिए तो इस क्वेश्चन का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, लेकिन याद रख लीजिए लखनऊ में हुआ था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट यूपी से किस तरह के क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन रहा है उस वक्त। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन 5 से लेकर के 9 फरवरी 2020 के मध्य लखनऊ शहर में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कब किया गया? 2020 में लखनऊ में। हो सकता है अगर कहीं जीके में पूछ ले, है ना, तो यूपी का करंट भी पूछा जाता है ना। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स हो, है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यानी ये जो इस तरह की जो भी योजनाएं होती है वो सारी की सारी उत्तर प्रदेश की ही तो होती हैं। तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। बजट 23-24 में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? 902। बाल लिंगानुपात कितना है? 902। लिंगानुपात अगर पूछेगा तो 912 बताना है, लेकिन बाल लिंगानुपात पूछेगा तो 902 बताना है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो लिंगानुपात कितना है? 902 है, सॉरी बाल लिंगानुपात 902 है, और लिंगानुपात अगर पूछ ले तो वो 912 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। ये पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सारे डेटा आपको एक दूसरे से कंपेयर करके याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है। तो गोकुल ग्राम योजना यूपी से संबंधित है। अब मैं जीके यूपी का बता रहा हूं तो यूपी के ही क्वेश्चन तो दूंगा। तो जो गोकुल ग्राम योजना है ये 2 बार लिखे गया है क्या? सब कुछ उत्तर प्रदेश से संबद्ध है, और इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये गोकुल ग्राम योजना है। अच्छा, एक गोकुल बैराज योजना भी तो है, क्या है? एक है गोकुल बैराज योजना, ये यूपी की एक पेयजल योजना है। क्या? ये यूपी की एक पेयजल योजना है, लेकिन ये गोकुल ग्राम योजना ये गाय से रिलेटेड है, लेकिन ये पेयजल से रिलेटेड है, गोकुल बैराज योजना। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। क्या? सुचेता कृपलानी, ये यूपी के पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरी पूछा जाए तो मायावती जी, है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर प्रथम राज्यपाल पूछे यूपी की तो आप बता दें सरोजनी नायडू थी। क्या? सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सुचेता कृपलानी भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की ही पहली महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित की बात कर ले तो यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। मायावती की बात करें तो सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजनी नायडू की बात करें तो संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई थी। ये भारत ही नहीं, सॉरी यूपी ही नहीं, ये भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। जिस तरह से सुचेता कृपलानी सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो बात लिंगानुपात की करें, लिंगानुपात क्या होता है? और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। अब पूछ रहे सबसे कम कहां का है? तो सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का, और ये बहुत दुख की बात है। अब आपको सर दुख की बात क्यों है? देखिए, लोग कहते हैं कि जो भ्रूण हत्या होती है या बालिकाओं की हत्या होती है वो क्यों होती है? क्योंकि लोग अशिक्षित होते हैं इसलिए लोग करते हैं, जबकि ये बात सरासर गलत है, मेरा मानना है। अब आप देखोगे ना, गौतम बुद्ध नगर का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और लिंगानुपात सबसे कम है। इस तरह से अगर देखा जाए महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम कहां दिखाई दे रही है? गौतम बुद्ध नगर की दिखाई दे रही है। मतलब भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कर रहे हैं क्या, है ना। इस तरह से कोरिलेट करके आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई हट मत होना यार मेरी बातों से, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का जो लिंगानुपात है वो 851 है प्रति 1000 पुरुषों पर। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछा जाए तो आप बताइएगा जौनपुर का है 1024 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा भी मैंने बता दी जौनपुर का, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का है।
पीएसी का विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पीएसी का जो विद्रोह हुआ था कमलापति त्रिपाठी। अब ये क्या है पीएसी विद्रोह? देखिए ये 1973 की बात है भाई साहब। जो पुलिस थी ना यूपी की, विद्रोह कर दिया था इसने, ठीक है। और इस विद्रोह हुआ था ये 1973 में, और उस वक्त मुख्यमंत्री थी कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन पूछा गया है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए, रोकने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी भाई साहब, समझ रहे हैं ना। पुलिस को रोकने के लिए सेना बुलाई थी, विद्रोही पुलिस ने कर दिया था भाई। कहीं कोई दंगा प्रसाद या कुछ हो रहा होता तो उसको रोकने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन जब पुलिस ही विद्रोह करते तब क्या करें? तो ये उस समय की बात है 1973 की बात। इसे पीएसी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इस विद्रोह को रोकने के लिए सेना बुलाई गई थी, ठीक है। 4-5 दिन लग गए थे फिर भी रोकने में। तो देख लेते हैं यूपी का ये पीएसी विद्रोह है, और मई सन 1973 की बात है। उस समय मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। ये 2 बार कुछ चीजें लिख गई हैं। 4 अप्रैल 1971 से लेकर के 12 जून 1973 तक के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रश्न नंबर 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो 16.51%। यानी अगर पूरे भारत की जनसंख्या देखा जाए और इधर यूपी की जनसंख्या देखा जाए, तो पूरे भारत के एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे तो यूपी में आएगा। लेकिन ये छोटा सा पार्ट काफी बड़ा है भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में निवास करती है। पूरे भारत की 16.51% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। याद रखिएगा ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं ना तो बड़े लगने लगते हैं। भाई क्या ही पूछ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं। भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का जो कला भवन है ये स्थित है इलाहाबाद या बनारस? बनारस में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? बनारस में स्थित है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में है। कहाँ है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। याद रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है। यह भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का एक विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्ण दास ने सन 1920 में की थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर की बात कर रहे हैं भाई साहब। आईआईटी कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन भाई डिफिकल्ट मानेंगे हम तो, हाँ है डिफिकल्ट, क्योंकि सन भैया सब कोई नहीं याद रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए ना थोड़ा दिक्कत होता है। 1959। तो जिसने एग्जैक्टली पढ़ रखा, और एक बार नहीं 4 बार, क्योंकि एक बार में भूल जाओगे। अभी आपने पढ़ लिया कि आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। मैं गारंटी ले सकता हूँ हफ्ते भर बाद आपसे पूछूंगा, आप नहीं बता पाओगे। ये होता है यार, नेचुरल है। तो 2-3 बार हर चीज रिवाइज करनी पड़ती है, ठीक है। तो बाकी चीज आप जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शहनाई वादक का बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां का संबंध किस घराने से? घराना भैया बहुत पूछता है। तो ये शहनाई वादक है, बनारस घराने से रिलेटेड है, ठीक है। किस घराने से? बनारस। देखिए मैं जो बनाऊंगा समरी वीडियो प्लान कर रहा हूँ, उसमें ये सारी चीजें भी कवर करने का सोच रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि ये पूछे गए हैं तो इन्हें तो आप स्पेशली याद रखिए। बाकी जब मैं आपको समरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 35 है, दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। क्या बुंदेलखंड से संबंधित है ये पाई डंडा लोक नृत्य कला? कहां से? बुंदेलखंड से। तो दीवारी पाई डंडा कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य है, धुरिया नृत्य है, कानरा नृत्य है, कार्तिक नृत्य है, ये सब भी बुंदेलखंड में फेमस है। ये बहुत पूछा जाता है धुरिया वाला, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 ले लेते हैं। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? अच्छा भाई साहब देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887। सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, एकदम सही है। भारत कला भवन वाराणसी में है, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में तो भैया नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। बाकी सही है, चौथा ही वाला गलत है। तो ये जो है ना चौरसिया नृत्य, ये जौनपुर में प्रसिद्ध है। कहाँ है? ये जौनपुर में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, 1887 में इसकी स्थापना। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, बार बार रिपीट करता रहता हूं मैं। कला भवन वाराणसी में है। सारे प्रीवियस ईयर के। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है अरे सर तो हर क्वेश्चन पे बोलते इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपका एग्जाम में मिलेगा ना तब रियलाइज होगा यार सर बोल रहे थे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, तब आपको याद आएगी मेरी। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था यूपी को 4 पार्ट में बांटो, एक पूर्वी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं।
कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का वो कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड में आता है? इनमें से सी ऑप्शन सही होगा। महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं? आई थिंक मुझे आपको ये 7 जिले बता देने चाहिए, वरना आप कंफ्यूजिया जाओगे कि सर कौन कौन से थे, आपने सिर्फ एक ही बताया और छोड़ दिया। तो एक तो मैंने आपको बता दिया महोबा बुंदेलखंड का है। कौन सा है? महोबा बुंदेलखंड का। और नीचे साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर ललितपुर लटका होता है एक साइड में, इस तरह से करके, है ना, ललितपुर ऐसे लटका होता है क्योंकि जो कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ललितपुर भी है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा ठीक है, ललितपुर हो गया, एक हो गया आपका महोबा हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका चित्रकूट। क्या हो गया? चित्रकूट हो गया। और एक हो गया आपका चित्रकूट है, बांदा होता है, फिर आता है आपका हमीरपुर भी है। क्या है? हमीरपुर भी है। और झांसी ललितपुर से सटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ललितपुर को एकमात्र जिला टच करता है जो कि झांसी है, तो झांसी भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर में करके बता रहा हूँ। झांसी है और एक है जालौन। कौन सा है? जालौन। तो कौन कौन से हो गए? ललितपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां है महोबा। 7 जिले हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, 4 जिले दे देगा, कहेगा कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और एक चीज ये पूछता है कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरी है, तो वो कौन सा है? ये ललितपुर है, ये वाला। ठीक है, और ललितपुर से वो कौन सा जिला है जो ललितपुर से सीमा बनाता है? तो झांसी एकमात्र ऐसा जिला है जो ललितपुर से सीमा बनाता है। ठीक है, नहीं, ललित सिर्फ 2 ही चीजों से सीमा साझा करता है। जिला देखा जाए तो झांसी और राज्य देखा जाए तो मध्य प्रदेश, बाकी किसी से सीमा साझा नहीं करता ललितपुर। और ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है? यूरेनियम वगैरह है, हल्दी भी यहाँ पाई जाती है, तांबा भी ललितपुर में पाया जाता है, तो काफी मतलब ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर खनिज वगैरह। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा प्रकार है, वर्षा है, तापमान है, जल है, मानव संसाधन है, इसके आधार पर यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिल मेला जो है वो जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। कहां से? जैन संप्रदाय से। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, है ना, इससे, जैन संप्रदाय से। अब सही है? हाँ। तो काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश जैन संप्रदाय से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, ये भी पूछा था कभी कभी कि काम्पिल मेला कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद जिले में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र किस जिले में है? तो अगर देखो यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। अगर मयूर की बात करें तो मथुरा में। ठीक है, मथुरा में। ठीक है, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? मथुरा। अच्छा, मथुरा से रिलेटेड है श्री कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण अपने वो लगाते थे मोर पंख, तो उससे रिलेट कर लो। तो मां से मयूर, मां से मथुरा, ऐसे भी रिलेट कर लो। लेकिन अगर पूछ लिया जाए गिद्ध संरक्षण केंद्र, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजें आपको इस हिसाब से बताते हैं ताकि याद भी हो जाए। गिद्ध संरक्षण केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे महाराजगंज। क्या? महाराजगंज। इसीलिए तो ऑप्शन में ऐसे देते हैं, आप भूल जाओ, गिद्ध की जगह मयूर लगा दो, मयूर की जगह गिद्ध लगा दो। तो गिद्ध वाला कहाँ है? महाराजगंज में है। और मयूर वाला कहाँ है? मथुरा में। मां से मयूर, मां से मथुरा। ठीक है, याद रहेगा ना। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित है, ये है बलिया में। कहाँ गया? बलिया। बलिया में। अब मैंने कुछ को ट्रिक भी याद रखा है, जैसे बलिया में आ रहा है बल। ठीक है, अब बताओ सुर और ताल लगाने में कोई बहुत बल लगाने की जरूरत है क्या? ना, आराम से लगा सकते हो। ठीक है, सुर ताल लगाओ, बैठो आराम से लगाओ, बल लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बासे बल, बासे मतलब बलिया। ठीक है, बल लगाने की जरूरत नहीं है सुर और ताल लगाने में। ठीक है, ऐसे याद रखो, टेक्निक लगाओ, टेक्निक नहीं याद हो रहा, टेक्निक लगाओ, याद है तो अच्छी बात है। तो सुने नहीं है, सुरहताल है। सुरहताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया में। और बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला है यूपी के। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? बलिया। पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र है ना। तो सुरहताल या सुरहताल ये सब छोड़ो भाई। ठीक है, कहाँ है इतना याद रखो, बस बलिया में है। बाकी बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं? तो भाई अभी भी कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग यूपी में कार्यरत हैं, तो कृषि क्षेत्र ही होगा। तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं।
प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 60% लोग कृषि क्षेत्र में ही नियोजित हैं। प्रश्न नंबर 43 है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है, याद रखिएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये वाराणसी में अवस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रश्न नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। यहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 45 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये इसकी अवस्थिति है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर है? क्या ये सोनभद्र में है? लाख कन्नौज में है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में, कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में। सारे सही है, मुझे ये वाला गलत लग रहा है क्योंकि महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये सोनभद्र में नहीं है, ये अवस्थित है ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में है। मैंने आपको जब भी ललितपुर का नाम है ना, ये याद रखना, ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ललितपुर केवल एक जिले से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? वो झांसी है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। लाख बहुशी अभ्यारण्य कन्नौज में है। याद कैसे रख सकते हो? कन्नौज का इत्र फेमस है। ठीक है, ऐसा इत्र बना जिसको सूंघ कर लाखों बेहोश हो गए, है ना। कुछ भी करके टेक्निक बना लो। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी। किशन मतलब श्री कृष्ण, कृष्ण जी दूध के बहुत शौकीन थे, मक्खन खाते थे, खीर खाते थे, है ना, तो खीरी हो जाएगा। कैमूर कहाँ है? मिर्जापुर सोनभद्र में फैला हुआ है ना। कुछ ऐसे कुछ ना कुछ यूनिक करके याद करो क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, कंफ्यूजन ना हो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? अब दुधवा कहाँ पर है? दूध से बनती है खीर, तो ये लखीमपुर खीरी में है। तो वो याद हो गया। अभी आप भूलोगे ही नहीं, चाहे जैसे क्वेश्चन आ जाए ना, आप भूल ही नहीं सकते। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी, क्योंकि दूध से ही बनती है खीर, लखीमपुर खीरी। हो गया कि नहीं याद ना? बहुत इजी है भाई। मोहना और सुहेला नदी के बीच में 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में ये 1861 में आरक्षित किया गया था और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भाई चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा चंदौली में है, तो यही है। बड़ा इजी क्वेश्चन निकला ये तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है उत्तर प्रदेश की, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना सन 1957 में हुई। एशियाई शेरों के संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। याद रखिएगा, ये चंदौली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1957 में हुई थी। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है चना। ठीक है, चना सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना क्षेत्रफल का सर्वाधिक है, जो कि देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? कौन सी योजना है? वित्त निगम नहीं करता है, विकास प्राधिकरण भी नहीं करता है, आधारभूत नहीं, ये उद्योग बंधु योजना है। ये सबसे सही होगा यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उद्यमियों को उद्योग लगाने में जो मदद करता है, सहायता करता है, वो योजना है उद्योग बंधु योजना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करने के उद्देश्य से ही उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश के शहर को कालीन नगरी किसको कहते हैं? तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे कालीन नगरी भदोही को कहते हैं। काफी सारे लोग ऑप्शन में अगर मिर्जापुर दिया होता ना, वो कालीन भैया क्या देख लिया भाई साहब मिर्जापुर वाली वेब सीरीज में, तो मिर्जापुर लगाते हैं, लेकिन कालीन नगरी भदोही को बोला जाता है। ठीक है, अगर भदोही ऑप्शन में नहीं दिया है तो कालीन मिर्जापुर में भी होती है। ठीक है, इसका उत्पादन मिर्जापुर में भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में भदोही है तो आप भदोही ही टिक करेंगे। याद रखिएगा, कालीन नगरी भदोही को कहा जाता है। कालीन उत्तर प्रदेश के भदोही में होती है, मिर्जापुर है, आगरा है, वाराणसी, सारे जिलों में ही कालीन
का उत्पादन किया जाता है, यानी कालीन बनाई जाती है भाई साहब। प्रश्न नंबर 51 है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृत धर्म है, ठीक है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, भैया सही है। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ये भी सही है। मुरादाबाद यूरेनियम का उत्पादन, नहीं, यूरेनियम का उत्पादन मैंने आपको बताया ललितपुर में होता है। यूरेनियम है, तांबा है, ये सारा ललितपुर में पाया जाता है। मुरादाबाद जो है ना वो पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा। तो पीतल उद्योग जो है ये कहाँ होता है? तो ये मुरादाबाद में होता है, बाकी सही है, सीधी सी बात। प्रश्न नंबर 52 है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें है? तो भाई सॉफ्टवेयर की बात हो रही, सॉफ्टवेयर नोएडा होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए नोएडा यहाँ पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद स्थल जो उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। प्रश्न नंबर 53 है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में। कोच फैक्ट्री मतलब वो जो ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, वो वाले कोच की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर है मॉडर्न कोच फैक्ट्री? ये है रायबरेली में, रायबरेली के लालगंज में स्थित। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। याद रखिए कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, लेकिन अगर मॉडर्न बेकरी कह दे, मॉडर्न बेकरी कह दे तो वो कानपुर में है। मॉडर्न बेकरी कहाँ है? वो कानपुर में, लेकिन मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। प्रश्न नंबर 54 है, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाने वाला लोकनृत्य राई नृत्य, क्या नाम है इसका? राई नृत्य। किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है ये राई नृत्य। बुंदेलखंड के और भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जवारा है, ख्याल है, कुमराई है, घोड़ा है, देवी है, पाई डंडा है, कानरा है, ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने का कार्य करता है? तो ये जोड़ता है आगरा और नोएडा को। किसको जोड़ता है? आगरा और नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यमुना एक्सप्रेस वे जो है ये ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में लगभग 165 किलोमीटर का है। ये 6 लेन की सड़क है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तो युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नोएडा और सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग, अभी मैंने आपको बताया ये सही है, ठीक है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ये भी सही है। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाए, गोरखपुर नहीं होगा भाई साहब। मैंने खेल कूद के सामान के लिए आपको बताया था मेरठ में बनाया जाता है। कहाँ बनाया था? मेरठ में। और वाराणसी तो बनारसी साड़ी कहते नहीं, बनारसी रेशम की साड़ी, तो इस तरह से याद रखो, सही है। तो ये मेरठ होगा, गोरखपुर नहीं होगा। गोरखपुर जो है हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 57 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ है? ये है आपका इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी, एक तो हुलास है, हुलास तो है ही है, और इसके अलावा और है एक आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर, ये भी आपका यूपी में ही है, और ये हुलास भी यूपी में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखे तो हुलास ही करेक्ट होगा। कभी कभी आलमगीरपुर और हुलास दोनों दिए होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों बता दिए हैं। तो हुलास जो है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में। और ये जो आलमगीरपुर मैंने आपको बताया है ये मेरठ में है। कहाँ है? ये मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है ये आलमगीरपुर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। अच्छा, रोपड़ की बात कर लें तो रोपड़ पंजाब में है, जो बनवाली है हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है ना। तो ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। 59, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये थे निम्बार्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम है हंस संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो ये वाराणसी। क्या है? वाराणसी है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो है ये वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में एक है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में वाराणसी माना जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है? शिगमो, घोड़े, मोडनी, जैता होगा। ठीक है, क्या होगा? जैता होगा। जैता उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। शिगमो गोवा का है, ये याद रखो, शिगमो पूछा जाता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है।
कौन सा सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है, बटेश्वर मेला मेरठ में नहीं लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ठीक है, ये पशु मेला होता है। और ददरी मेला क्या है? बलिया में। अच्छा, एक सुलहकुल मेला होता है, वो भी आगरा में लगता है। इस तरह से आप कुछ याद रखिएगा। और क्वेश्चन, गुदई महाराज है प्रसिद्ध तबला वादक है, किस घराने से संबंधित है? तो ये जो गुदई महाराज हैं ये बनारस घराने से संबंधित है, तबला वादक थे, काफी प्रसिद्ध तबला वादक गुदई महाराज बनारस घराने से रिलेटेड है। रेणुकूट ये कहां पर है, किस चीज के लिए है भाई साहब? तो रेणुकूट ये संबंधित है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, याद रखिएगा। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन यानी हिंडाल्को जो है ये यहाँ पर स्थित है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। ओहो, मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में। ये मुक्त विश्व कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 यानी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान। तो ये देखिए, ये जो गौ अनुसंधान आ जाए ना तो सीधा मथुरा मार देना। कहाँ मार देना? मथुरा मार देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पशु चिकित्सालय है, ये कहाँ पर है? ये मथुरा में है। प्रश्न नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि 8 वर्ष होती है। इसको 5 वर्ष किए जाने का विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए 8 वर्ष ही होती है, याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? तो संजय मिश्रा है। और प्रथम कौन से? विश्वंभर दयाल। मैंने आपको सारी चीजें बताई इसी वीडियो में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 2 महिलाएं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उनके बाद कौन बनी? मायावती। उसके बाद कोई नहीं बना, यानी महिला मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है चित्रकूट में, याद रखिएगा, चित्रकूट में। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप बताइएगा चित्रकूट में। कल्प योजना संबंधित है, तो कल्प योजना किस चीज से रिलेटेड है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मयूर नृत्य ब्रज का है, सही है, ब्रज का ही है। चरकुला बुंदेलखंड का है, ये कब हो गया? ये नहीं है भाई, चरकुला भी ब्रज का ही है भाई साहब। चरकुला इसमें जो होता है 108 दीपों को सर पे ना रख करके जो महिलाएं नृत्य करती हैं, वो चरकुला ही ब्रज का क्षेत्र का है। नटवरी पूर्वांचल का है और बहरूपिया अवध का है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ था, चरकुला ब्रज का है, बुंदेलखंड का नहीं है। ठीक है, चरकुला ब्रज का है। बढ़े आगे, प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? किस राज्य में पहला अमृत सरोवर बनाया गया? यूपी के आई थिंक रामपुर में बनाया गया था। ये करंट से रिलेटेड है, 22 की बात हो रही है। हाँ, 22 की बात हो रही है। तो ये 2022 की बात है। अमृत सरोवर का उद्घाटन यूपी में किया गया था, यूपी के रामपुर में। ये देखो, रामपुर जिले में इसका उद्घाटन किया गया था अमृत सरोवर का। ठीक है, किसने किया था? जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने। ये यूपी के जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, और भारत के कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना। प्रश्न नंबर 73 है, ये सुमेलित करना। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है, सही है। कालिंजर मेला प्रयागराज में, ये कब से हो गया भाई? कालिंजर बांदा में है, तो ये बांदा में लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कालिंजर किला है ना, ये 1545 की बात है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर किले को जीतते समय, है ना। तो कहाँ है कालिंजर? बांदा में है। तो कालिंजर मेला कहाँ लगेगा? बांदा में लगेगा। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में लगता है। देव शरीफ नहीं, देवा शरीफ मेला जो है ये बाराबंकी में, सही है। प्रश्न नंबर 74, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये कैसा क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा अजीब से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, सबसे बड़ी या सबसे लंबी नहर पूछा जाए तो शारदा हो जाएगी। ठीक है,
सबसे बड़ी नहर कौन सी? शारदा है। और सबसे पुरानी पूछेंगे तो पूर्वी यमुना नहर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। इस नहर का निर्माण 1830 में मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 75 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? ये भाई आया क्वेश्चन। चंदौली को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंदौली को कहते हैं। तो चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, धान उत्पादन की बात करें तो यूपी किस नंबर पे आता है भारत में? भारत में यूपी सेकंड प्लेस पे आता है धान के उत्पादन में। और प्रथम पे कौन आता है? वेस्ट बंगाल आता है धान के उत्पादन में। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 76 है, स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये शाहजहांपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये शाहजहांपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। लेकिन आईआईटी की बात करें तो आईआईटी कानपुर में। ये IIIT है, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्चतर, अरे वही सब है पूरा लिख रखा है मैंने। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। सीधी सी बात है। 78 है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। सही है। लेकिन काकोरी केस के बाद, यानी जो काकोरी कांड हुआ था उसके तहत इन्हें किस जिले में जिले की जेल में फांसी की सजा दी गई थी? हाँ भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये गोरखपुर जेल होगी। क्या होगी? गोरखपुर जेल। देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म तो हुआ था शाहजहांपुर में, लेकिन इनको फांसी की सजा गोरखपुर में दी गई थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। काकोरी कांड हुआ कब था? तो ये हुआ था 9 अगस्त सन 1925 को। लखनऊ में ही है काकोरी, और ऐसे यूपी सरकार ने इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। प्रश्न नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासन काल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? चित्रकला किसके शासनकाल में? जो चित्रकला जो थी वो जहांगीर के शासनकाल में एकदम अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन अगर पूछ ले गलती से स्थापत्य कला, गलत लिख दिया भाई साहब। स्थापत्य कला की अगर बात कर लेना तो उसके लिए शाहजहां होगा। कौन होगा? शाहजहां होगा। लेकिन अगर चित्रकला की बात करें तो उसके लिए जहांगीर होगा, क्योंकि शाहजहां के टाइम पे देखेंगे आप ताजमहल वगैरह बनाया गया था। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। वह चित्रकला का कुशल पारखी भी था, और इसके समय चित्रकला का मतलब उस टाइम का जो पीरियड है जहांगीर का, उसको चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80 है भाई, मैच करना है। संगरौली कोयला, संगरौली है, सिंगरौली होता है। सिंगरौली कोयला खदान ललितपुर में है क्या? ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर में है, ये तो सही है। ट्रांसफॉर्मर, ये गलत है भैया। ये सिंगरौली कोयला खदान ये ललितपुर में नहीं है, ये है सोनभद्र में। कहाँ है ये सोनभद्र में है, ठीक है। बाकी ओपियम फैक्ट्री, ओपियम मतलब अफीम होता है, ये गाजीपुर में है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में है। ट्रांसफॉर्मर कारखाना झांसी और मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कहां पर है? ये कोयला खदान सोनभद्र में है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पशु मेला बटेश्वर मेला है, सही, आगरा में लगता है। मैंने आपको बताया भी तो, कहाँ लगता है बटेश्वर मेला? आगरा में। द्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। गोविंदपुर मेला अंबेडकर नगर में लगता है। माघ मेला लखनऊ में नहीं लगता है भैया, ये प्रयागराज में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, तो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। कहाँ होता है? झांसी में होता है। उत्तर प्रदेश आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर में होता है। गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। अच्छा। प्रश्न नंबर 83 है, अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो ये पटियाली से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अगर ऐसे पूछे कि अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था, तो कासगंज आपको ऑप्शन में दिया होगा। खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का
क्षेत्रफल अधिक है। धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं धान गेहूं, हमारे यहाँ भी धान गेहूं चलता है, यानी काफी ज्यादा धान गेहूं की पैदावार होती है। यही फसल चक्र चलता है, इधर धान कटे फिर गेहूं की बुआई, फिर गेहूं कटे फिर धान की बुआई, इस तरह से ये चलता रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 85, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है और यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? वो ये उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में। ओखला कहाँ है? गाजियाबाद में। समसपुर रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा ये आपका गोंडा में है। एक समसपुर है, एक समान पक्षी विहार है, समान करके है। ठीक है, तो ये जो है ये मैनपुरी में है। कहाँ है? ये मैनपुरी में है। याद रखो, मैं मिलता जुलता है ना इसलिए बता दे रहा हूँ, इस तरह से याद रखो। देखो समसपुर, समझ को समझ से रिलेट करो, जिसके अंदर समझ होगी वही आपको राय देगा, सीधी सी बात है। समान जो है, समान सारे मैन समान है, यानी हर मानव समान है इस तरह से याद कर लो। प्रश्न नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है और रूमी गेट इसका जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आई थिंक मैंने पहले भी बताया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। रूमी गेट से मछली का चिन्ह लिया गया है और जो राजकीय चिन्ह है उसको कब अंगीकृत किया गया था? 1938 में अंगीकृत किया गया था। और ये जो रूमी दरवाजा है लखनऊ में स्थित है, इसको किसने बनवाया था? नवाब थे यहाँ के आसफुद्दौला। 1784 में इन्होंने रूमी दरवाजा, रूमी गेट बोलते हैं इसको, बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? रसिया, बिरहा, कजरी, ढोला मारू। ढोला मारू होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि ये यूपी का नहीं है, ये राजस्थान का है। ये राजस्थान का लोकगीत है, यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी आप देख लें, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिएगा। बिरहा पूर्वांचल का है, याद रखो क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा बिरहा कहाँ के? पूर्वांचल का। चैती विवाह गीत है। रसिया ब्रज का है। ठीक है, सोहर अवध का है, सोहर है, कजरी है, ये अवध का है। और आल्हा बुंदेलखंड का, ये सारे लोकगीत है यहाँ के, यूपी के। ढोला मारू राजस्थान का। प्रश्न नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, हो भाई साहब, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है। तो मैंने क्या कहा? उत्तरी जिला, ऊपर वाले का सहारा, सहारनपुर। याद करवाया था ना पार्ट 1 में आपको, तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी चीजें आपको याद करवाई हैं बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है, ये 90 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। देवा शरीफ का कहाँ लगता है? देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? बाराबंकी में। बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है देवा शरीफ। यहाँ पर प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है और उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, इसे देवा शरीफ का मेला बोलते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मिलियन शहर देखो यूपी में केवल 7 है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होगा उसको मिलियन शहर बोलते हैं। तो इसमें कौन सा वो है जो नहीं है? मुरादाबाद नहीं है क्योंकि मिलियन शहर 7 हैं। एक तो आपका कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया और वाराणसी हो गया। ठीक है, एक वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, है ना, ये हो गया, और आपका गाजियाबाद हो गया और आगरा हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? आगरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कौन कौन से? कानपुर है, प्रयागराज है, मेरठ है, वाराणसी है, लखनऊ है, गाजियाबाद है और आपका आगरा। तो ये 7 जिले हैं जो मिलियन शहर है। बाकी आप देख रहे हैं मुरादाबाद यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 1 मिलियन से इसकी जनसंख्या जो है वो कम है। प्रश्न नंबर 92 है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? भाई साहब, गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, डी, हाँ, वाराणसी में हुआ था। भाई इंसान हूं, भूल जाता हूं मैं भी। तो बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। 8 मई सन 1929 को पद्मश्री
पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे ही सम्मान इन्हें मिल चुके हैं और 2017 में कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, सही है। गलत पूछ रहे हैं भाई साहब। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में लगता है, सही नहीं है, पूर्वांचल में नहीं लगता। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, सही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आप कहेंगे सर बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता, तो कहाँ लगता है? फरीदाबाद। कहाँ लगता है? फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में, यानी यूपी का है ये नहीं है। प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं मिलती है? अच्छा भैया, शहरिया। अरे मैंने बताया था आपको, शहरिया ललितपुर में मिलती है, ये बहुत पूछा जाता है। तो बाकी सोनभद्र के होंगे, नहीं पूछ रहा है तो नहीं शहरिया हो जाओ। ये करेक्ट हो जाए, बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। बैगा है, अगरिया है, भुइया है, भुनिया है, ये सारे कहाँ मिलते हैं? सोनभद्र में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र में मिलती है। चेरो है, पथारी है, अगरिया है ना, ये सारे सोनभद्र के हैं। बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? अच्छा भैया, नगर निगम नहीं है। कानपुर है, रायबरेली नहीं होगा, यहाँ नगर निगम नहीं है। बरेली में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर यही होगा। रायबरेली में नगर निगम नहीं है, बल्कि नगर पालिका परिषद है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 16 थी, लेकिन अभी कितनी है? 17 है, क्योंकि 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि 17वां नगर निगम कौन सा है? बताएंगे कौन सा? शाहजहांपुर है। प्रश्न नंबर 96 है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन अभी आरओ का एग्जाम हुआ है 2023 में, जो कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था। पंतनगर में। पंतनगर कहाँ है? अभी तो उत्तराखंड में है, लेकिन जब स्थापना हुई थी तब तो उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। ध्यान दो, उत्तराखंड में पंतनगर में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसका सन भी याद रखो, क्योंकि सन भी दिया गया था। उसमें जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं होता है, कौन मतलब 2 ऑप्शन दे देगा, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही तीसरा का पहला गलत है, इस तरह वाला था। तो याद रखो कहाँ है पंतनगर? उत्तराखंड में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 97, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय है, ये कहाँ है? नहीं, कौन सा है तो लखनऊ में। संगीत महाविद्यालय, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है भैया। भातखंडे कहाँ है? लखनऊ में है। तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर सन 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 98 है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नैमिषारण्य की बात हो रही है, जो कि सीतापुर में है। नैमिषारण्य कहां पर है? ये सीतापुर में अवस्थित है, यूपी के सीतापुर में। तो नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। सीतापुर जनपद में यह अवस्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। प्रश्न नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1992 में। किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ये हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। ये प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? नौचंदी मेला मेरठ में लगता है भाई। कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। तो प्रसिद्ध नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्रि मेला लगता है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी, ये बहुत पूछा जाता है सहारनपुर वाला शाकंभरी देवी। आई थिंक सारे क्वेश्चन आज कवर हो गए। एक क्वेश्चन आपको देकर के जा रहा हूं, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ है बताइए? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बाकी आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।